जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल। मैं इंजीनियर अजय गुप्ता आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं इंग्लिश बाय इंजीनियर के चैनल पर। दोस्तों, हमने अभी लास्ट टाइम पे आपको नाउन सिखाया, प्रोनाउन सिखाया, एडजेक्टिव सिखाया, एडवर्ब सिखाया। आज हम लोग सीखेंगे वर्ब क्या है। जी हाँ, बिल्कुल, वर्ब क्या है ये आपको आज सीखना है। इस शब्द को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां, बहुत सारे मिथ आपके दिमाग में है। आम जनता 99% क्या समझती है कि वर्ब का मतलब क्रिया होता है। आई होप कि आप भी यही मानते होंगे कि वर्ब का मतलब क्रिया होता है। मे भी आप शायद ना मानते हो, आप जानते हो इसके बारे में। पहले अगर आप नहीं जानते तो जानिए कि वर्ब का मतलब क्रिया ऐसा किताब में भी लिखा है और ऐसा हम बचपन से पढ़ते आए हैं। तो हमें ये लगता है कि जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं वो अंतिम सत्य है। ऐसा नहीं है डियर। जो आज आज आप बचपन से पढ़ते आए हैं, तो आज आपकी जो नॉलेज है, इंफॉर्मेशन जो भी गैदर आपने किया है, जरूरी नहीं है कि वो सारी गैदर्ड इंफॉर्मेशन आपकी करेक्ट हो। में से कुछ रॉन्ग भी हो सकती हैं। इसलिए स्कोप छोड़िए हमेशा इस बात को एक्सेप्ट करने का कि हाँ सर, हम भी गलत हो सकते हैं। हर लर्नर, हर टीचर वो गलत भी हो सकता है कहीं ना कहीं। ये स्कोप हर बंदे को छोड़ना चाहिए। तो वर्ब का मतलब हम इन जनरल ये मानते हैं कि सर वर्ब का मतलब क्रिया होता है। ऐसा हम मान के बैठ जाते हैं, जबकि ये बात गलत है बेटा, बिल्कुल गलत बात है। एक्चुअल में वर्ब एक वर्ड है। वर्ब एक वर्ड है जो क्या बताता है, वो ये बताता है कि वर्ब के अंदर सिर्फ क्रिया नहीं होती। वर्ब के अंदर क्या क्या होता है, डूइंग बिहेवियर और हैपनिंग बिहेवियर एंड बीइंग बिहेवियर। मतलब वर्ब के बेसिकली तीन एट्रीब्यूट्स होते हैं। तीन एट्रीब्यूट्स मतलब एक तो होता है डूइंग। डूइंग को ही बोलते हो करना। डू मतलब करना। तो जो हम करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्शन। और एक्शन की हिंदी होती है क्रिया। डू का मतलब करना और करने को हम क्या बोलते हैं, जो हम क्रिया करते हैं। तो क्रिया को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एक्शन। और एक्शन की हिंदी क्या हो जाएगी, क्रिया। एक्चुअल में मतलब क्या होता है कि वर्ब का एक पार्ट है क्रिया। मतलब वर्ब क्रिया होती है। हम हमेशा ये नहीं कह सकते, क्योंकि वर्ब तो क्रिया के अलावा वर्ब और क्या हो सकती है भैया। वर्ब ये भी हैपनिंग भी हो सकती है, वर्ब बीइंग भी हो सकती है। आइए जानते हैं कि आखिर एक्शन क्या होता है, हैपनिंग क्या होता है, बीइंग क्या होता है, तीनों में डिफरेंस क्या है। कहते हैं बेसिकली वर्ब के तीन एट्रीब्यूट्स होते हैं। अगर आप डायनेमिक वर्ब्स की बात करेंगे तो दो तरह की वर्ब आपको देखने को मिलेगी। एक मिलेगी डायनेमिक में, आपको एक मिलेगी डूइंग, एक मिलेगी हैपनिंग। मतलब अगर हम वर्ब को डिवाइड करना चाहें, एक डिवाइड कर सकते हैं डायनेमिक में, डायनेमिक वर्ब, और एक डिवाइड कर सकते हैं स्टैटिक। ये दो तरह की वर्ब आपको देखने को मिलेगी। तो वर्ब के अगर हम डिवीजन में जाएं तो डायनेमिक एंड स्टैटिक। तो डायनेमिक में ये दोनों आती हैं, डूइंग एंड हैपनिंग, और ये आती है स्टैटिक में। आइए समझते हैं कि डायनेमिक का मतलब क्या हो। डायनेमिक का मतलब कुछ ना कुछ मोशन होगा उसके अंदर। डायनेमिक का मतलब ये होता है कि कुछ चीज गतिशील हो, मतलब उसके अंदर मोशन हो, राइट। स्टैटिक का मतलब होता है गतिशील ना हो, मतलब मोशन ना हो, रुका हुआ हो, स्टिल हो। हमने कहा कि डूइंग भी डायनेमिक है, हैपनिंग भी डायनेमिक है। अब अंतर क्या, अंतर ये है जो काम हम करते हैं, जो काम हम करें, जैसे आना जाना, खेलना कूदना, उठना बैठना, मारना पीटना, नाचना गाना, ये सब क्या है, हम करेंगे तो होगा या ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर बिना करे कैसे हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो हम करते हैं वही हमारी क्रिया है। इस दुनिया में जितने भी काम आप करते हो, जितने भी काम आप करते हो, सब आपकी क्रिया है, सब आपके एक्शन है। तो आपका करना, आना जाना, बोलना पीटना मारना, सब क्या है, आप करेंगे तो होगा, वो आपके एक्शन है। इसका मतलब वो डूइंग है। डूइंग को ही एक्शन बोलते हैं और एक्शन को आप क्रिया बोलते हो। लेकिन डियर, आपको पता है कि कुछ काम ऐसे भी होते हैं, मैं इसका एक एग्जाम्पल लिखते चलता हूँ। कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो हम करते नहीं। डूइंग में क्या हो गया, जो हम करते हैं। जो हम करते हैं मतलब मैंने कहा स्पीक, मैंने कहा किल, हम जान से किसी को मारेंगे तो मरेगा। हमने कहा जंप, हमने कहा जंप, किसी को मतलब कूद जाना कहीं से। तो ये जो कूदना है, बोलना है, या किसी को जान से मारना है, ये हम करेंगे तो होगा। इसका मतलब ये क्या हो गया, हमारा डूइंग हो गया, मतलब क्रिया हो गई। लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जो हम करते नहीं है, वो ऑटोमेटिक होती है। जैसे बारिश का होना। आप बताइए क्या बारिश के होने में आपका क्या रोल है। आपने कहा इसलिए हो गई, ऐसा तो नहीं रहा होगा। इसका मतलब बारिश का होना हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो हम क्रिया कैसे बोल सकते हैं, हम तो क्रिया उसको बोलेंगे जो हम करें, और हम कर ही नहीं रहे हैं तो हम क्रिया बोलने के हकदार भी नहीं है। इसका मतलब है कि जो हैपनिंग वर्ब होती है, हैपनिंग वर्ब कैसी हुई, जैसे रेन। अब रेन में हमारा कोई ऑप्शन तो नहीं, हमारा कोई उसमें हाथ तो नहीं है।
किल का मतलब जैसे होता है मारना, तो वैसे डाई का मतलब होता है मरना। अब आप बताओ, मान लो कोई बंदा है जो रात में बढ़िया खाना पीना खाया, सोया, सुबह उठा ही नहीं। अगर कोई आदमी रात में अच्छा खाना पीना खा के सोया और सुबह उठा ही नहीं, तो उसने क्या किया मरने के लिए? मान लो मर गया वो, लेकिन क्या उसने कुछ किया मरने के लिए? नहीं, वो तो बढ़िया खाना पीना खाया, सोया, अच्छा सपना देखा, लेकिन सुबह उठा ही नहीं, ईश्वर ने उसको उठा लिया, धन हो गया उसका। तो बहुत कम लोगों को इस तरह की मौत मिलती है जो इतना मतलब मधुर तरीके से मर जाए, इस दुनिया से चले जाए। तो डाई का मतलब होता है मरना। मरने के लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ता, मरना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इस दुनिया में जन्म और मरण एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, उसमें आपका हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन किल क्या है? किल तो आप किसी को मारते हैं, किल किसी को जान से मारना होता है, हम किसी को मारेंगे तो मरेगा। लेकिन जो मरना होता है, मरना डाई, वो ऑटोमेटिक प्रोसेस है। आप में से बहुत को लगेगा सर अगर आत्महत्या कर लें तो? मेरे भाई, आत्महत्या एक क्रिया हो गई। क्यों? क्योंकि आत्महत्या इसका मतलब कुछ आप करेंगे तो आत्महत्या होगा। आप ऐसे लेटे रहेंगे आत्महत्या हो जाएगी? नहीं। इसका मतलब है कि आत्महत्या तो डूइंग का मामला हो गया। लेकिन डाई का मतलब, मैंने कहा यस्टरडे ही डाइड सिटिंग ऑन हिज चेयर। कोई लड़का था जो अपनी कुर्सी पर बैठा था, बढ़िया बात व्यवहार कर रहा था, अचानक वो अटैक आया, मर गया। इसका मतलब उसने क्या किया? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। ये हैपनिंग वर्ब है, हैपनिंग वर्ब है। फिर देखो इधर जंप, जंप का मतलब होता है कूदना। लेकिन एक वर्ड सुने, फॉल। फॉल का मतलब होता है गिरना। आप सड़क पर चल रहे हो, अचानक चलते चलते आप गिर गए, तो आपने क्या किया? आपने कुछ नहीं किया डियर। इसका मतलब है कि गिरने के लिए हमें नहीं कुछ करना पड़ता, हाँ कूदने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। हम अपनी ताकत लगाएंगे तभी कुदाएगा, वरना ऑटोमेटिक नहीं कुदा जाएगा ना। तो जंप एक एक्शन है, लेकिन फॉल एक क्या है? हैपनिंग वर्ब है। क्लियर है यहाँ तक? आ जाओ बीइंग। बीइंग क्या होता है? बीइंग होती है वर्ब की ऐसी स्टेट जो स्टैटिक स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। स्टैटिक का मतलब जिसके अंदर मोशन नहीं होता। पहले की दो क्या थी? मोशन वाली वर्ब थी, इसीलिए इसको डायनेमिक कहते हैं। डायनेमिक का मतलब इसके अंदर मोशन हो। मोशन कब कब होगा? या तो हम कुछ करें तब भी मोशन हो जाएगा, या कुछ ऑटोमेटिक हो जाए तब भी मोशन हो जाएगा। लेकिन हम अब कह रहे हैं कि ना तो हम कुछ करेंगे ना ऑटोमेटिक होगा, फिर वो क्या है? वो बीइंग है, वो स्टेट है। बीइंग का मतलब होता है ऐसी वर्ब जो स्टेट प्रेजेंट करती है। स्टेट, स्टेट का मतलब क्या होता है? स्टेट का मतलब फिजिकल या मेंटल, दो तरह की स्टेट हो सकती है। किसी चीज की फिजिकल स्टेट या फिर किसी चीज की मेंटल स्टेट, ये दो तरह की स्टेट प्रेजेंट करती है स्टेटिव वर्ब, इसलिए इसको स्टेटिव वर्ब भी बोलते हैं। तो बीइंग को हम और क्या बोल सकते हैं? स्टेटिव वर्ब, मतलब ऐसी वर्ब जो स्टेट रिप्रेजेंट करती है। अब जैसे इस धरती पर हर चीज की ना अपनी एक स्टेट है। जैसे अगर आप कभी केला खाइए, तो अगर आपको कोल्ड हो रखा है तो डॉक्टर बोलेगा भाई देखो कोल्ड हो रखा है, इसलिए अभी आप ठंडी चीजें मत खाइएगा। क्यों? क्योंकि ठंडी चीज खाएंगे तो कोल्ड आपको और बढ़ेगा। इसका मतलब इस दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जिनकी स्टेट ठंडी होती होगी। जैसे केला, केला की स्टेट कितना भी गर्मी में खाओगे ठंडा देगा। दही, दही की स्टेट ठंडी होती है। चावल, चावल की स्टेट ठंडी होती है। इसमें हमारा आपका कोई रोल नहीं है, वो उसकी निहित क्वालिटी है, वो उसकी बाय डिफॉल्ट क्वालिटी है कि चावल की स्टेट ठंडी होती है, चावल गर्म नहीं होता। केले की स्टेट ठंडी होती है, केला गर्म नहीं होता। दही की स्टेट ठंडी होती है। तो जब भी किसी का पेट खराब होता है तो लोग केला खिलाते हैं, दही खिलाते हैं। क्यों? क्योंकि ठंडा करेगा पेट, अगर आपने बहुत कोई मसालेदार चीज खा लिया है तो। इसका मतलब ऐसे आप कोई स्पाइसी फूड खा रहे हो, लाइक कटहल की सब्जी खा रहे हो, राजमा खा रहे हो, तो क्या गर्म होते हैं? क्यों गर्म होते हैं? क्योंकि इनकी स्टेट गर्म होती है। लोग कहते हैं कटहल बहुत गर्म होता है। गर्म क्यों होता है? क्योंकि कटहल की स्टेट है वो अपनी। जैसे ये आम जनता में तुम सोच सकते हो, जैसे आपके घर में 3-4 लोग हैं, सपोज करो भाई बहन मिलाकर, तो आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे लोग होते हैं घर में जिनका मिजाज बहुत गर्म होता है, मतलब जो लड़ाई करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, तनिक भी मौका मिलेगा तो मारपीट कर लेंगे। वो उनका स्टेट है, वो उनका गर्म स्टेट है। इसलिए लोग कहते हैं भैया अगर कहीं पर पंचायत हो रही है तो इनको आप मत लेके जाइएगा, अगर ये लड़ाई ना भी हो रही हो, अगर ये पहुंच गए तो लड़ाई करवा देंगे। कि गर्म मिजाज के आदमी बर्दाश्त करेंगे नहीं एक भी शब्द। कोई भी अगर व्यक्ति, भाई पंचायत में 72 टाइप के लोग आते हैं, तो कोई व्यक्ति अगर अपनी बात रख रहा है, कुछ इधर उधर के शब्द यूज कर लिया, तो उसको आप बर्दाश्त करिए। अगर आपके अंदर बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है तो आप मारपीट कर लेंगे। तो इसीलिए बहुत सारे व्यक्ति भी होते हैं बहुत गर्म मिजाज के होते हैं, और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं बहुत ठंडे मिजाज के होते हैं। मतलब आप उनको कुछ भी बोल दीजिए, वो कुछ बोलते ही नहीं है, ठंडे मिजाज के आदमी। तो ऐसे ही जैसे हम इंसान अलग अलग नेचर के होते हैं, वैसे चीजें भी हमारी अलग अलग स्टेट की होती है। तो बीइंग का मतलब ऐसी वर्ब जो स्टेट प्रेजेंट करे। स्टेट प्रेजेंट करने का मतलब, जैसे मैंने कहा नो,
मैंने कहा हेट, मैंने कहा थिंक, मैंने कहा हैव, मैंने कहा टेस्ट, एटीसी। ये जो वर्ब लिखी मैंने, ये बेटा स्टेट शो कर रही है। जैसे नो, या तो आप किसी को जानते हो या फिर आप किसी को नहीं जानते हो। ऐसा नहीं हो सकता कि जान रहे हो। आप जानते हो ठीक, नहीं जानते हो तो भी ठीक। जान रहे हो ऐसा कोई सीन नहीं है। ये तो आप किसी से नफरत करते हैं या नफरत नहीं करते, तो ही बातें हो सकती है। मतलब आप किसी को आई एम हेटिंग यू नहीं बोल सकते, आई एम हेटिंग हिम नहीं बोल सकते, आई हेट हिम या आई डू नॉट हेट हिम। वैसे ही थिंक, वैसे ही हैव, वैसे ही टेस्ट, ये सब स्टेटिव वर्ब है। ये या तो मेंटल स्टेट दिखाएंगे या फिजिकल स्टेट दिखाएंगे। वैसे अंग्रेजी में एक ही वर्ब है जो दोनों दिखा पाती है, फिजिकल और मेंटल दोनों स्टेट दिखाने का जिम्मा किसके पास है? हैव के पास। हैव एक ऐसी वर्ब होती है जो फिजिकल और मेंटल दोनों ही तरह के स्टेट शो कर लेती है। बाकी जो लिखा गया है टेस्ट, नो, हेट, थिंक, सब क्या है? मेंटल स्टेट है। क्योंकि नो का मतलब मेंटली आप किसी को जानते हो नहीं जानते हो। थिंक किसी के बारे में सोच रहे हो, नफरत किसी से करते हो तो मेंटल स्टेट है वो आपकी। टेस्ट कैसा है ये अपने मेंटल स्टेट बता पाएंगे, देख के बता नहीं पाएंगे कैसा है, खट्टा है मीठा, खाने के बाद ये स्टेट है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी है, मेरी बात को बहुत गहराई से समझने का प्रयास करिएगा कि जो स्टेटिव वर्ब होती है, स्टेटिव वर्ब कैसी होती है? स्टैटिक होती है। स्टैटिक का मतलब मोशन है या नहीं है? तो आप कहेंगे सर नहीं है, बोलिए हाँ। बात समझ में आए तो बोला करिए हाँ। डायनेमिक का मतलब मोशन है। डायनेमिक का मतलब जिसके अंदर मोशन हो, यस या नो। ये तो कॉमन सा वर्ड है, मतलब बिल्कुल कोई भी व्यक्ति समझ सकता है। तो डायनेमिक का मतलब मोशन और स्टैटिक का मतलब नो मोशन। जहां पे मोशन ना हो दैट इज योर स्टैटिक, और जहां पे मोशन हो दैट इज योर डायनेमिक। अब अगर ये बात समझ गए हो कि सर बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप कि स्टैटिक का मतलब मोशन ना हो, लेकिन एक बात सोचो, क्या कंटिन्यूअस टेंस हम कब यूज करते हैं? जैसे आप कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हो, आप क्या बोलते हो कि ही इज टीचिंग, वह पढ़ा रहा है, ही इज डांसिंग, वह नाच रहा है, ही इज रनिंग, वह दौड़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि समथिंग इज गोइंग ऑन या कुछ रुक सा गया है। हम क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस टेंस हम कब लगाते हैं? जब हमारा काम चल रहा होता है या रुक गया होता है। तो आप कहेंगे सर चल रहा हो। जब कोई चीज प्रोग्रेस पे होती है उस वक्त कंटिन्यूअस टेंस लगाते हैं। लाइक इस समय मैं क्या कर रहा हूँ? पढ़ा रहा हूँ, तो मैं क्या बोलूंगा? आई एम टीचिंग। ये कंटिन्यूअस टेंस है बिकॉज मैं इस समय काम कर रहा हूँ। तो कंटिन्यूअस टेंस लगाते ही तब है जब कोई चीज चल रही होती है। कोई चीज अगर चल रही है, समथिंग इज गोइंग ऑन, इसका मतलब मोशन है या नहीं है? तो आप कहेंगे सर है। इसका सीधा मतलब हुआ कि कंटिन्यूअस टेंस तभी लग पाएगा जब मोशन होगा। इसका मतलब मोशन जिसमें होता है उसको क्या बोलते हैं? डायनेमिक। और डायनेमिक कौन कौन से बोल रहे हो? डूइंग और हैपनिंग। इसका मतलब आप आईएनजी फॉर्म केवल डायनेमिक वर्ब के साथ लगा सकते हैं, स्टैटिक के साथ नहीं लगा सकते। क्यों? स्टैटिक का मतलब नो मोशन, नो मोशन का मतलब फिर नो आईएनजी फॉर्म। क्यों? क्योंकि आपको पता है बेटा कि आईएनजी फॉर्म लगाने का मतलब ये होता है कि कोई चीज चल रही है। अगर कोई चीज चल रही है, यही आईएनजी फॉर्म है, इसका मतलब वो चीज मोशन में है कि नहीं है? है। अगर मोशन में है तभी आईएनजी फॉर्म लगेगा, सीधा मतलब हो गया। उल्टा सोचो कि जो मोशन में है ये नहीं है, तो वहां आईएनजी फॉर्म कैसे आएगा? कभी नहीं आ पाएगा। इसीलिए आपको जब भी कभी किसी टीचर ने टेंस पढ़ाया होगा या किसी किताब से पढ़े होंगे तो वहां बताया गया होगा कि इंग्लिश में ऐसी बहुत सारी वर्ब्स हैं जो आईएनजी फॉर्म को मना कर देती है, नहीं लेंगे। तो आज के बाद आपको ये रटना नहीं पड़ेगा कि आईएनजी फॉर्म में कौन नहीं जाएगा। आप समझ जाएंगे आईएनजी फॉर्म में वही नहीं जाएगा जो स्टैटिक वर्ब होगी, जो स्टेट शो करेगी, राइट। फॉर एग्जाम्पल देखिए, लिखा है आई एम नोइंग हिम, तो बेटा इसको सही करके क्या लिखोगे? आई नो हिम। क्यों? क्योंकि नो एक स्टेटिव वर्ब है, तो उसको आईएनजी फॉर्म में मत भेजो, क्योंकि यहाँ कोई मोशन नहीं है, यहाँ कोई मोशन नहीं है। फिर लिखा है आई एम हेटिंग यू, तो इसको सही करके आप लिखेंगे आई हेट यू। ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, ये सही। आई एम हैविंग टू फ्रेंड्स, अब बताओ हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि मेरे पास दो दोस्त हैं। हैविंग क्यों लगा रहे हो? है ना इस वक्त कि हो रहे हैं, है। इसका मतलब यहाँ कोई काम नहीं चल रहा है कि आप कंटिन्यूअस टेंस लगाएंगे। इसको चेंज करके क्या लिखेंगे? आई हैव टू फ्रेंड्स। लो, फिर लिखा है आई एम हैविंग डिनर। अब देखो उसको दो मतलब है। कई बार क्या होता है कि हम शब्दों की मीनिंग पूरी पूरी जानते नहीं है, तो हम चीजों को गलत कर जाते हैं। जैसे हैव अगर जानते हैं तो ठीक, वरना जानिए कि हैव के दो मतलब होते हैं। हैव एक एक्शन वर्ब भी होती है, हैव एक स्टेटिव वर्ब भी होती है। एक्शन वर्ब के केस में इसका मतलब होता है कोई चीज खाना पीना, तो ईट या टेक।
जो भी चाहो। स्टेटिव वर्ब के तौर पर इसका मतलब होता है टू पॉजेज, मतलब हैव को जिस दिन ऐसी बहुत सारी वर्ब होती, तुम ये मत मान लेना कि सर स्टेटिव वर्ब अलग बिरादरी की होती है, एक्शन और हैपनिंग अलग होती नहीं। कई वर्ब ऐसी हैं जो दोनों में आ जाती हैं, स्टेटिव भी और एक्शन भी। तो क्या होगा, जिस दिन स्टेटिव बनेंगी तो आईएनजी फॉर्म में नहीं जाएंगी, जिस दिन एक्शन बनेंगी आईएनजी फॉर्म में चली जाएंगी। यही बहुत बड़ा दर्द है, ये बहुत बड़ा दर्द है बच्चों के लिए कि जब बच्चा पढ़ता है वो रटता है, टीचर रटाता है कि बेटा ये वर्ब आईएनजी फॉर्म में नहीं जाती, नो, हेट, हैव, काट के टीचर ने सही कर दिया, बेटा कोई गलत है, ये गलत है, ये गलत है, सही ऐसे लिखने हैं। लड़के चलो लड़का रट भी लिया, लेकिन उसी में फिर आगे जाके कहते हैं बेटा कभी कभी ये आईएनजी फॉर्म में चली। अभी दर्द और बढ़ गया कि भाई ये बता दो, जब एक बार तुम कह दिए कि ये आईएनजी फॉर्म में नहीं जाती, मैंने मान लिया, अब कह रहे हो कभी कभी चली जाती है, अब गड़बड़ नहीं हो गया, अब आपने सीखा क्या, कुछ नहीं सीखा। इसीलिए कहा जाता है कि नियम से आपको नहीं पढ़ना होता, आपको पढ़ना होता है उन शब्दों की जो डेफिनेशन डिफाइन की गई है उसको पकड़ने का प्रयास करिए। मैंने ये कहा कि अगर कोई वर्ब स्टेटिव होगी तो कॉमन सेंस क्या समझ में आ रहा है, स्टेटिव होने का मतलब स्टैटिक, मतलब नो मोशन, मोशन है ही नहीं है। जब कोई चीज चल नहीं रही है तो आईएनजी फॉर्म जाएगी नहीं। तो जब जब कोई वर्ब स्टैटिक बिहेवियर कर देगी तो आईएनजी फॉर्म मना कर दो, लेकिन जब जब कोई वर्ब डायनेमिक बिहेवियर देगी तो आईएनजी फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा, राइट। जैसे हैव के दो मतलब होते हैं, एक खाना पीना कुछ और एक पॉजेस, अधिकार रखना। आप बताइए पहले वाले में, थर्ड वाले केस में हैव का क्या मतलब था, आई एम हैविंग टू फ्रेंड्स, यहाँ क्या दिखाना है, खाना पीना या पोजीशन, पोजीशन दिखाना है, रिलेशन दिखाना है। कह रहा है कि आई एम हैविंग टू फ्रेंड्स का मतलब मेरे पास दो दोस्त हैं, ये मेरा अपना रिलेशन है, अधिकार है और सब कुछ है। इसका मतलब यहाँ पे आई की स्टेट दिखानी है या आई का एक्शन दिखाना है। आई के पास दो दोस्त हैं, ये आई की स्टेट है या आई का एक्शन है, आई की स्टेट है। इसका मतलब ये है यहाँ स्टेटिव वर्ब है। जैसे ही पता लग गया ये स्टेटिव वर्ब है तो आईएनजी फॉर्म लगा पाओगे, नहीं लगा पाओगे, ये गलत है, ऐसे कर लो। लेकिन जरा यहाँ जाओ, किसी ने आपको रात में फोन किया कि भाई साहब क्या कर रहे हो, तो आपने कहा साहब मैं खाना खा रहा हूँ। आप इस सेंटेंस को चाहते ऐसे बोलते, आई एम ईटिंग फूड, आई एम ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूं। तो हम इसे ईटिंग की जगह पे क्या बोल रहे हैं, हैविंग, फूड को डिनर बोल दिया, मतलब रात तक खाना है। आई एम हैविंग डिनर, यहाँ पे हैव क्या कर रहा है, ये आई का एक्शन है या आई की स्टेट है, आई का एक्शन है, ये आई का एक्शन है। आई क्या कर रहा है, खाना खा रहा है। क्या खाना ऑटोमेटिक थाली से उठकर आपके मुंह में आ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। आपको क्रिया करनी पड़ेगी, आपको कुछ हरकत करनी पड़ेगी। इसका मतलब है कि आई एम हैविंग डिनर का मतलब तो मैं खाना खा रहा हूँ, ये आपका अपना एफर्ट है। अगर यहाँ पे क्या शो करना है कि आई का एक्शन या आई की स्टेट, तो आप कहेंगे सर आई का एक्शन। इसका मतलब इस बार हैव एक्शन वर्ब है, और एक्शन वर्ब का मतलब डायनेमिक वर्ब, तो उसमें तो मोशन होता ही है, तो आईएनजी फॉर्म लगा सकते हैं। तो जो ऐसा नहीं है कि हर जगह आप हैव को देखकर आईएनजी फॉर्म में मना कर दोगे, कुछ जगह पे हैव आईएनजी फॉर्म में जाएगा गलत हो जाएगा, और कुछ जगह पे हैव आईएनजी फॉर्म में जाएगा सही हो जाएगा। इट डिपेंड्स कि आप ये बात को समझिए, सेंटेंस पढ़ के सोचिए कि वो स्टेटिव वर्ब के जैसे बिहेव हो रहा है तो आईएनजी फॉर्म मना कर दो, बस इतना समझो। और अगर लगे वो डायनेमिक बिहेव कर रहा है तो आईएनजी फॉर्म लगा दो। एक दो एग्जांपल से बात को और समझते हैं। देखो लिखा है आई एम थिंकिंग द सोल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम, लिख दिया गया है, इसको थोड़ा चेंज कर लीजिए आप लोग, क्या ऑफ नहीं होता, क्यों होता है, देखिए आई एम थिंकिंग द सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम। सपोज करो, देखो एक जगह यहाँ पे भी थिंकिंग लिखा हुआ है और यहाँ पे भी थिंकिंग, बताना है कहाँ पे सही कहाँ पे गलत। सपोज करिए आपके पास कोई समस्या थी पर्सनल, और आप मुझसे पढ़ते हैं, ठीक, तो होता नहीं, इंसान जब किसी से पढ़ता है तो एक एक इंटीमेसी बन जाती है आपके हमारे बीच में। आप मेरे पास आए एक दिन, आपने कहा सर आपसे एक पर्सनल ओपिनियन ले ली है, आप बताओ। तो आपने कहा सर ऐसे नहीं, ये जो आप अपना डायरी पेन खोल के बैठे हैं, किताब कापी तो बंद कर, मामला गंभीर है थोड़ा। तो मैं समझ गया कि मामला लगता है गंभीर है, बच्चा परेशान है, तो सब बंद कर दिया, बंद करके चुपचाप ऐसे करके बैठ गया। पता नहीं तब इंसान बहुत कॉन्सेंट्रेट हो ऐसे करके बैठ जाता है, तो बैठ गया। अब आपने अपनी दास्तान शुरू की बताना कि साहब ये चीजें हुई। 10 मिनट तक आप लगातार अपनी बात को रखा आपने। अब आप हमसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि सर तुरंत इस समस्या का समाधान बता दें। कि देख, नो डाउट अगर मैं आपसे सीनियर हूँ, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस्ड हूँ, तो नो डाउट आपसे बेहतर सोल्यूशन आपको सुझा सकता हूँ, एक सुझाव अच्छा दे सकता हूँ। लेकिन सडन, ऑल ऑफ सडन हम तुरंत आपको आंसर कर दें, कोई गारंटी तो नहीं, इट विल टेक सम टाइम। जैसे ही आपने हमको अपनी समस्या बताई, 10 मिनट लगभग आपने बताया, 10 मिनट तक बोलते रहे आप,
11वें मिनट आप चाहते हैं कि हम आंसर कर दें, तो हम कुछ देर लगे सोचने, यार बच्चा तो समस्या में है, गहरी समस्या है, गंभीर है, इससे कैसे बाहर आए। मैं दिमाग में चला रहा था, सोच रहा था क्या बोलूं, किस तरह का बात बोलूं ताकि ये बच्चा उस समस्या से जल्द से बाहर आ जाए। तो इसी 2-3 मिनट मुझे लग गया सोचने में। अब आपको क्या लगा कि सर लगता है अपनी दुनिया में बिजी है, कुछ और सोच रहे हैं, पता नहीं बीच में इंसान ऐसे पिन करता है, अरे सर कहाँ खो गए आप मेरी बात को सुन ही नहीं रहे हैं, इतनी गंभीर समस्या, और आप अपने ख्वाब में डूबे हुए हैं। मैंने कहा नहीं भाई, मैं किसी ख्वाब में नहीं डूबा हूँ, बल्कि मैं तेरी ही समस्या का समाधान ढूंढ रहा हूँ। इसका मतलब मैं उस वक्त अगर इस बात को इंग्लिश में बोलता तो मैं क्या बोलता, आई एम थिंकिंग द सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम, या आई थिंक द सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम। तुम बताओ मुझे यहाँ क्या दिखाना चाहिए, मुझे अपनी स्टेट दिखानी है या मुझे अपना एक्शन दिखाना है? ऑब्वियसली एक्शन दिखाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ मैं कुछ काम कर रहा हूँ। यहाँ काम क्या कर रहा हूँ कि मैं सोचने का काम कर रहा हूँ कि आपकी समस्या का क्या समाधान दिया जाए। आई एम थिंकिंग द सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम। इसका मतलब इस बार आपको दिखाना क्या है, आई का एक्शन। इसका मतलब नो डाउट जो थिंक थी वो स्टेटिव वर्ब थी। देखो थिंक स्टेटिव वर्ब इन जनरल होती है, लेकिन हमेशा स्टेटिव रहेगी कोई गारंटी नहीं। इसलिए मैंने पहले ही कहा कि बहुत सारी स्टेटिव वर्ब कभी कभी वो एक्शन वर्ब बन जाती है। तो आप बुरा मत मानिएगा, रट मत लीजिएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। तो थिंक यहाँ पे क्या है, एक्शन वर्ब है। आप कहेंगे सर जानेंगे कैसे? ऐसे ही जानेंगे, पढ़कर जानेंगे, बिना पढ़े कैसे कोई जान सकता है? आप अगर पढ़ेंगे तो आपको खुद ही पता लगेगा कि आई एम थिंकिंग द सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम। इसका मतलब कि ये आई का अपना एक्शन है कि आई उस सोल्यूशन को सोच रहा था कि क्या जवाब दूं ताकि बच्चा इस प्रॉब्लम से बाहर आ जाए। लेकिन जरा यहाँ जाओ, तो इसलिए आईएनजी फॉर्म में सही हो गया क्योंकि एक्शन है। आई एम थिंकिंग करप्शन इज अ बेन टू द कंट्री। एक बात बताओ, जैसे आप मेरे पास सेकेंड डे आए और आपने कहा कि सर मुझे फिर से आज से आपसे कुछ बात करनी है। मैंने कहा हाँ बताओ। आपने कहा सर इसको पहले बंद कर दीजिए। चलो ठीक है, फिर से बंद करके मैंने कॉपी पे डायरी से बंद। फिर मैं ऐसे करके बैठ गया। फिर आपने कहा कि सर ये बताइए कि जो मोदी सरकार ने डिमोनेटाइजेशन, विमुद्रीकरण जिसको आप बोलते हो, नोटबंदी, ये जो किया, क्या इनका डिसीजन सही था? अब आप बताओ, क्या आप बहुत सोच के बोलोगे 3 मिनट? नहीं। अगर आपके माइंडसेट में ये है कि मोदी का ये फैसला सही था तो आप सही बोल देंगे, फट से बोल देंगे, उसी वक्त बोल देंगे। या अगर आपके माइंडसेट में है कि नहीं मोदी का ये फैसला रॉन्ग था तो आप उसी वक्त रॉन्ग बोल देंगे। भाई बहुत सारे व्यक्ति इसको रॉन्ग मान सकते हैं, बहुत सारे व्यक्ति इसको सही मान सकते हैं। मुद्दा ये नहीं कि सही गलत, मुद्दा ये है कि आप जो बोलेंगे वो आपकी मेंटल स्टेट होगी। आपको सोच नहीं रहे वहां पर। आप तो जैसे किसी ने कहा कि भाई साहब बताइए कि क्या भ्रष्टाचार सही चीज है देश के लिए, किसी देश के लिए? आपने कहा यार बिल्कुल खराब चीज है। इसका मतलब ये आप सोच के बता रहे हो कि आपकी मेंटल स्टेट है? मेंटल स्टेट है। वही कह रहा है कि आई एम थिंकिंग करप्शन इज अ बेन, अभिशाप है करप्शन। किसके लिए? देश के लिए। इसका मतलब है कि आई एम थिंकिंग, यहाँ पे आई की स्टेट बतानी है या आई का एक्शन? ये आई की अपनी स्टेट है कि करप्शन बेकार चीज है, या आई का एक्शन है? स्टेट है। अगर स्टेट है तो थिंक यहाँ स्टेटिव वर्ब है, और अगर स्टेटिव वर्ब है तो आईएनजी फॉर्म में गई कैसे? इसका मतलब गलत है। एम और थिंकिंग काटिए, यहां पर लिखिए थिंक। आपको बोलना पड़ेगा आई थिंक करप्शन इज अ बेन टू द कंट्री। इसका मतलब है, ये आर्टिकल यहाँ पे ये लगा लीजिएगा, ये गलत लिख दिया गया, कोई बात नहीं। आई थिंक करप्शन इज अ बेन टू अ कंट्री, मतलब भ्रष्टाचार क्या है? एक अभिशाप है एक देश के लिए। इसका मतलब ये आपका एक्शन नहीं था, ये आपकी स्टेट थी, मेंटल थॉट थी आपकी, जो आप भ्रष्टाचार के बारे में सोचते हैं, समझते हैं। तो जब भी कभी कोई पूछेगा तो आप फट से बोलेंगे हाँ सर बहुत खराब। तो बहुत खराब चीजें ये बोलने के लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं है। यू नीड नॉट टू थिंक ओवर दिस मैटर ना, ये ऑटोमेटिकली आपके मुंह से आएगा क्योंकि आपकी अपनी सोच बन चुकी है, स्टेट बन चुकी है। बेटा मैं साफ साफ कह रहा हूँ कि जब भी कभी ऐसी वर्ब के, बेसिकली मैंने क्या सिखाया, वर्ब के 3 एट्रीब्यूट्स, एक डूइंग एक्शन, एक हैपनिंग जो हम खुद नहीं करते ऑटोमेटिक होता है, और एक बीइंग स्टेट। ये 3 एट्रीब्यूट्स हैं। कोई भी वर्ब आज के बाद आप देखिए, आज के बाद कोई भी वर्ब आपकी नजर में जाए तो ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है, उस वर्ब को कैटेगराइज करिए इन तीनों में कहाँ गया, वो एक्शन है या हैपनिंग है या स्टेटिव है। ये वर्ब की बेसिक बातें, वर्ब की बहुत सारी बातें हैं इसके अंदर, कौन ट्रांजिटिव है, कौन इंट्रांजिटिव है, कौन फाइनाइट है, कौन नॉन फाइनाइट है, मतलब वर्ब की बहुत सारी कैटेगरी है, वो सब बाद में देखेंगे। आज की क्लास में मैं चाहता हूँ बच्चा इतना जान ले
कि जो बचपन से वो वर्ब का मतलब क्रिया समझता आया है, कम से कम इस गलतफहमी से बाहर आ जाए। क्योंकि आप जरा सोचो कि वर्ब का मतलब लिखा ना, इट शोज आवर एक्शन, इट शोज आवर हैपनिंग, इट शोज आवर स्टेट, ये तीन चीज दिखाती है। अब क्या होता है कि बच्चा बचपन से वर्ब को क्रिया समझ लिया, जबकि ऐसा है नहीं। वर्ब तो एक्शन भी है, वर्ब तो हैपनिंग भी है, वर्ब तो बीइंग भी है। इसका मतलब उल्टा क्या बोलेंगे, उल्टा ये बोलेंगे कि सारी क्रिया मतलब सारे एक्शन तो वर्ब हैं, लेकिन सारे वर्ब एक्शन नहीं। बात समझ में मैं क्या कह रहा हूं? सारी एक्शन वर्ब तो हैं, लेकिन क्या सारे वर्ब एक्शन होंगे? नहीं, क्योंकि सारे वर्ब में एक्शन के अलावा हैपनिंग और स्टेटिक भी तो आता है। बहुत सारी वर्ब ऐसी होगी जो एक्शन तो नहीं होगी लेकिन हैपनिंग होगी, बहुत सारी वर्ब एक्शन तो नहीं होगी लेकिन स्टेट होगी। तो इसका मतलब है कि हम पहले इस गलतफहमी से बाहर आए, बेसिक बातों को समझे कि वर्ब के बेसिक एट्रीब्यूट्स को समझे। दूसरी एक बात और समझे कि ऐसी कौन कौन सी वर्ब है जो आईएनजी फॉर्म में जाने से मना करती है। तो इनकी लिस्ट नहीं तैयार करनी है, इनकी समझ डेवलप करनी है कि ऐसी वर्ब जो स्टेट शो करेंगी, स्टैटिक होंगी, तो वो आईएनजी फॉर्म मना कर देंगे, और ऐसी वर्ब जो स्टेट शो नहीं करेंगी बल्कि डायनेमिक बिहेवियर शो करेंगी तो आईएनजी फॉर्म एक्सेप्ट। आई होप कि आज का ये लेक्चर इतना ही, जितना मैं समझाने का प्रयास किया। मैंने वर्ब के बारे में बहुत ज्यादा आपको नहीं बताया, एक लास्ट एग्जांपल से बात को समराइज करते हैं। जैसे लिखा गया मैंगोज आर टेस्टिंग स्वीट एंड ही इज टेस्टिंग अ मैंगो, ये लिखा गया है। देखो हम कह रहे हैं कि आम मीठा होता है, आम अगर मीठा होता है तो ये आम की स्टेट है या आम का एक्शन है? तो आप कहेंगे सर स्टेट है। अगर स्टेट है बेटा तो आर और टेस्टिंग क्यों लिख रहे हो? तो आप लिखो डेफिनेट में मैंगोज टेस्ट स्वीट। अब टेस्टिंग करने की जरूरत नहीं, क्योंकि टेस्ट यहाँ स्टेटिव वर्ब हो गई, ये आम की स्टेट है, मैंगोज टेस्ट स्वीट, आम मीठा होता है। लेकिन आपने किसी को फोन किया, आपने कहा भाई राजेश को देखो कमरे में क्या कर रहा है, तो आपने कमरे में ओपन किया और आपने देखा, फिर आपने बताया फोन पे कि भाई साहब राजेश ना आम खा रहा है। तो राजेश आम खा रहा है, तो ये आम जो टेस्ट कर रहा है वो, तो क्या ये राजेश का एक्शन है या स्टेट है? एक्शन है। क्या ऑटोमेटिक आम मुंह में आ जाएगा? नहीं, आम को चूसना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करेंगे आप, एक्शन करेंगे। अगर एक्शन है तो टेस्टिंग सही है। इसका मतलब ये सेंटेंस सही है, बट ये सेंटेंस गलत है। तो फिर से वही बात, आप इसको रटेंगे तो कभी रट नहीं पाएंगे बेटा, आप इसको समझेंगे तो बहुत मजा आएगा। इंग्लिश ऐसे ही सब्जेक्ट है जहां पे समझ काम करती है, रटने वाली प्रक्रिया काम नहीं करती। ये वर्ब की मैंने बहुत बेसिक बात बताई है जो एकदम कक्षा 2 से 4 से 5 से 6 से बच्चों को पता होना चाहिए, लेकिन नहीं पता है। इसके वर्ब की एडवांस बातें बहुत सारी हैं कि वर्ब की कैटेगरी कितनी होती है, किस तरीके से इसको डिवाइड करते हैं, सारी बातें बाद में। अभी सिर्फ वर्ब का डेफिनेशन पहले आप जानिए कि वर्ब की डेफिनेशन इतनी है कि वर्ब के 3 एट्रीब्यूट्स हैं, एक डायनेमिक बिहेवियर और एक स्टैटिक बिहेवियर। डायनेमिक में 2 हैं, आपका एक्शन और डूइंग और हैपनिंग, और स्टैटिक 3। इन तीनों को आप वर्ब से लिंक करिए कि जब भी कोई वर्ब आपके सामने आए तो आप देखिए ये डूइंग है या हैपनिंग है या स्टैटिक है। तो आई होप कि ये लेक्चर आज आपको समझ में आया होगा, और घर जाकर इसको जब रिवाइज करेंगे तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। जाकर रिवाइज करिए। अगर कोई डाउट रह गया हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर उस पर वीडियो बनाएंगे। ठीक भैया, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।